नमस्कार। देश की बात में पहले पंजाब। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को आज निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को फिर से अगली सुनवाई करेगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल याचिकाकर्ता है, उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक जांच कमेटी बना दी है। इस टीम में फिरोजपुर पहुंचकर आज जांच शुरू भी कर दी है। इसमें पंजाब के डीजीपी समेत सीनियर अफसरों से पूछताछ हुई। गृह मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी में 3 सदस्य हैं। सुरक्षा मामलों के सचिव सुधीर सक्सेना नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह हैं। एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी टीम में शामिल हैं। तो इस मामले की जांच पंजाब सरकार की एक कमेटी भी कर रही है। बहरहाल गृह मंत्रालय ने भटिंडा के एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है, जो कल तक उन्हें देने को कहा गया है। अब इस सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जमकर बयानबाजी हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया जा रहा है। रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 500 लोग आए। तो इस पर बीजेपी के गिरिराज सिंह का कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश थी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं नेताओं को। क्या आपको लगता है ये सब यूपी चुनाव के से भी रिलेटेड है? क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया, इसलिए मुझे याद आ गया। ये खाली यूपी से नहीं रिलेटेड, ये पंजाब से भी रिलेटेड है और ये पंजाब को और पंजाबियत को, पंजाब के लोगों को बदनाम करने की एक बड़ी गहरी साजिश है, जो नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेबुनियाद और गलत बात और पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाब की स्थिति को खराब करने के लिए, पंजाब के हालात को खराब करने के लिए, पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने के लिए कोशिशें हो रही हैं और हिंदुस्तान को एक गलत शीशा दिखाया जा रहा है, जो असलियत नहीं है। फिर प्रधानमंत्री जी ने 10 किलोमीटर बाद भी वापस मुड़ना था। अच्छा। क्योंकि रैली में 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 आदमी भी नहीं आए। सारी कुर्सियां खाली पड़ी उड़ीक रही थी प्रधानमंत्री जी को। इनको पता चल गया कि आगे कुर्सियां खाली हैं। इन्होंने 10 किलोमीटर पहले वापस मुड़ना बेहतर समझा, क्योंकि वहां जाकर ही वापस मुड़ना था। खाली कुर्सियों को तो एड्रेस ना करते। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संजोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। सारी चिट्ठियां धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में भी पहुंच रहा है। इस साजिश केवल पंजाब के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, ये साजिश के तार दिल्ली तक पहुंचेगी। मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको। बिल्कुल। और आपको बता दें, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ आशुतोष कुमार मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के पंजाब यूनिवर्सिटी में। पहले मैं आशुतोष जी आप ही से जानना चाहूंगी कि पंजाब में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री को हम कहते हुए सुन रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी एक साजिश की बात आ रही है, किस तरह से इसे आंकेंगे? मैं तो इसे एक प्रशासनिक विफलता देखता हूं चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब की, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था और यहाँ मौसम बहुत दिनों से खराब था, काफी 2-3 दिनों से। तो ये तो इम्कान था ही कि उनको रोड से जाना पड़ सकता है, हेलीकॉप्टर वहां पे शायद इंक्लीमेंट वेदर की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो सुरक्षा का इंतजाम तो होना चाहिए था। सुरक्षा में चूक हुई है और उसकी जिम्मेदारी
चीफ मिनिस्टर की बनती है, होम मिनिस्टर की बनती है, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें सियासत करना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि इसमें सियासत की कोई बात नहीं है। इसमें तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें कहीं की पंजाबियत वाली बात नहीं हो रही है। ये एक सीधा सा मामला है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ है, एक सिक्योरिटी जो सुरक्षा के जो प्रबंध होने चाहिए थे वो पुख्ता नहीं थे, और वो पुख्ता नहीं थे तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी सुरक्षा प्रदान करने की, उनको ये जवाबदेह होना पड़े। मेरी तो यही इस मामले में कहना है। और जो ये राजनीति हो रही है, अब मनीष तिवारी इसके बारे में बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन की तो इसमें कोई मतलब मुझे वजह नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर है कि इससे विरोधियों को, चन्नी के कांग्रेस के विरोधियों को मौका मिला है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात होती है वो एक तरह से खुलकर सामने आया कि एक ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती, वो किस तरह से कह रही है कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर की सीमा तक उनको अधिकार क्यों दिए गए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की जो वीकनेस है और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है उस पर सवालिया निशान लगते हैं। ठीक है, हेमंत अत्रे आपसे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री चन्नी ने जो बयान एनडीटीवी को दिया है उसमें क्या माना जाए, वो अपने जो भी मामला हुआ उसमें अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, गृह मंत्रालय की भी जांच टीम है, जो पंजाब सरकार है उसकी भी अपनी जांच टीम है, जो टीम्स जांच कर रही हैं उनकी जांच में सामने आएगा वो एक आधिकारिक पूरा सत्य और तथ्य सामने रखेंगे। लेकिन इस सबके बीच जो बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में भी असर डालती है। भले ही हम कह दें कि पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। अब देख लीजिए, अखिलेश यादव का बयान आ गया, कल हमारे एक कार्यक्रम में कहा गया कि किस तरह से जो पंजाब में हुआ गया उसका निशाना यूपी में था, और आज अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। लेकिन अपने आप में मुख्यमंत्री चन्नी पर इसका कितना उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली थी। निधि जी, जो ये पूरा मामला हुआ है इसमें अगर राष्ट्रपति शासन की आप बात करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करी किसने? बीजेपी के हर एक स्टेट के अंदर जहां सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री और पूरे के पूरे कैबिनेट गवर्नर्स के पास जाकर के राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। वो भी संवैधानिक मुखिया हैं सारे प्रदेशों के। मेरी ये समझ में नहीं आया कि एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, कोऑर्डिनेशन का लैप्स है, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात कहां से आ गई? और जब सारे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मांग करेंगे तो चन्नी भी तो उसका काउंटर ऑफेंसिव करेंगे ना, अपना बचाव भी करेंगे और एक पोस्चरिंग भी करेंगे। तो जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है उसमें तो ये पक्ष है। जहां तक इस पूरे मुद्दे पे, जैसे प्रोफेसर आशुतोष ने कहा, इस पे राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। निधि जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, कोऑर्डिनेशन का गैप हुआ है, सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन समस्या यह है कि दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 22 साल में वाजपेयी जी के कार्यकाल से लेकर आज तक कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को 111 किलोमीटर के रूट पे बाई रोड चलते हुए देखा है? आज तक एसपीजी ने किसी को यह अलाउ नहीं किया। ऑल ऑफ ए सडन ये कैसे कर दिया गया, जबकि वो वेट कर सकते थे मौसम ठीक होने की, 2 घंटे रैली में थे तब तक। दूसरा पक्ष, प्रधानमंत्री ट्रैप हो गए थे पुल के ऊपर, आगे कुछ किसान थे। आपने किसी एक किसान को उनके खिलाफ नारे लगाते हुए देखा है? एक किसान का दिखाइए मुझे वीडियो। जो नारेबाजी हुई है वो मोदी जिंदाबाद की नारेबाजी हुई है, पुल के ऊपर हुई है। और अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो वो हिमाचल के लोग थे, हिमाचल के बीजेपी कार्यकर्ता थे जो पंजाब की रैली में आए थे। तो इससे यह बात भी साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं रैली में भीड़ कम थी, दूसरे राज्यों से बुलाई गई थी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंजाब पुलिस का भी बहुत बड़ा फेल्योर है इसमें। साधारण कारण उसका यह है कि ये किसान जो थे ये 11 बजे फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन देने जा रहे थे और एक पुतला फूकने जा रहे थे अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार। उन्हें प्रधानमंत्री का चूंकि रूट एकदम लगा, क्योंकि पहले प्लानिंग नहीं थी, एकदम लगा कि बाई रोड आएंगे, उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की। और 12:30 बजे के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरी ग्राउंड पे बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि साहब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके बावजूद किसान पुल की तरफ बढ़े तक नहीं 1 इंच भी। तो इसमें कहां से प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया? एक ये प्रशासनिक लैप्स था जिसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको एक इवेंट का रूप दिया जा रहा है चुनाव के लिए। और जब एक पार्टी बीजेपी चुनाव के लिए उसकी पोस्चरिंग करेगी तो दूसरी पार्टी भी करेगी और बाकी पार्टियां भी करेंगी। ठीक है, लेकिन सबसे आप दोनों का दुर्भाग्यपूर्ण यही बात, आकलन है, आप दोनों का यही आकलन है कि इसमें राजनीति ना हो और ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय, प्रशासनिक फेलियर है। अब आशुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन आज हमने देखा जिस तरह से मुख्यमंत्री चन्नी भी कह रहे हैं कि पंजाब को, पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश है, कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू भी यही कह रहे हैं कि पंजाब को और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश है। इस पंजाबियत को कितनी ठेस पहुंच रही है, या वहां पे क्या आंकलन, आप यूनिवर्सिटी में छात्रों से भी कनेक्टेड रहते होंगे, किस तरह से लिया जा रहा है इसे? नहीं, देखिए, पंजाब में तो कहते हैं ना, जी आया नो, मतलब हमेशा पंजाबीज आर नोन फॉर उनके जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो तो विश्वविख्यात है। पंजाबियों की जो उनका जो लोगों के लिए आप देखते हो कि मैं तो पंजाब से नहीं हूं, पर आप पंजाब में देखोगे तो लंगर लगाए जाते हैं, पंजाबी लोग तो पूरे विश्व में विख्यात हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है कि पंजाब के लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया या पंजाब के लोगों ने उनको वापस लौटा दिया। ये ठीकरा फोड़ने वाली बात है। अपनी गलती को आप छुपाने के लिए इसको एक बहुत ही एक राजनीतिक स्वरूप दे देते हो, उसको अस्मिता की राजनीति से जोड़ देते हो। ये गलत बात है ना। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो बीजेपी का जो आकलन है जहां पे वो कह रहे हैं, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके सुरक्षा का आपने ध्यान नहीं रखा, आपने उनको जो उनकी सुरक्षा आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं की, आप चीफ मिनिस्टर थे, आप नहीं आए उनके स्वागत के लिए। ये चीजें होती हैं। ये मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक इसमें तथ्य भी है कि एक चूक हुई है सुरक्षा प्रबंधों में, लेकिन इसको पंजाब और पंजाबियत और इससे जोड़ना गलत होगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री आ रहे थे तो उन्होंने कुछ घोषणाएं करनी थी। यहाँ कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर आए दिन घोषणाएं करते रहते हैं, चुनाव का माहौल है, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी में एक पॉपुलिज्म और चुनावी वादे करना, लुहावने वादे करना, ये सब चलता रहता है भारत में, तो अब आम बात हो गई है। तो प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो वो कुछ स्कीम लेकर आ रहे थे, जैसा कि मीडिया में बताया गया, और जाहिर है कि अगर वो स्कीम के बारे में अगर वो पैसे नहीं आते केंद्र से तो कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती थी। कांग्रेस कह सकती थी देखो इतनी योजनाएं उन्होंने घोषित की और पैसे तो दिए नहीं। तो ये पंजाब का नुकसान तो हो ही गया ना कि अब वो वापस लौट गए और उसके बारे में अभी हमें कोई खबर नहीं है कि पंजाब को वो बिल्कुल योजनाएं मिल सकती थी। और यही मुख्यमंत्री चन्नी ने शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, यही बात। बहरहाल अत्री जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ये पूरा मामला है इसका नफा नुकसान अगर बीजेपी कांग्रेस के लिए देखे तो क्या? देखिए निधि जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है, 380 दिन तक दिल्ली के सीमाओं पर पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई, कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको हम अप्रिय कह सकते हैं। और अब जो कल की भी घटना है, जो परसों की घटना है प्रधानमंत्री के, इसमें भी किसी पंजाब के आदमी ने, किसी किसान ने एक नारा तक नहीं लगाया है। तो जहां तक पंजाब और उसके बारे में बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, चाहे वो दिल्ली के आंदोलन की बात हो कि ये खालिस्तानी है, ये फलाना है, ये आंदोलनजीवी है, और कल से भी बहुत सारे चैनल्स खालिस्तानियों की बात करने लगे हैं। सवाल केवल इतना है कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और यहां पर सबको अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है। इतना जरूर हुआ है कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा था उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ, वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा आपको, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी पुल पे खड़े रहे। क्या उनकी गाड़ी, आपको पता है कितनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है वो? 1 मिनट के अंदर उस रास्ते पे वापस हो सकती थी और उनको किसी सेफ हाउस में ले जाया जा सकता था, जो एसपीजी की ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है। तो पंजाबियों ने तो कुछ नहीं किया। उसके बावजूद बीजेपी और उनके जो बाकी समर्थक हैं, वो जिस तरीके से पंजाब के किसानों को, पंजाब के सिखों को जिस तरीके से पॉइंटेडली टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो कहीं और की बात हो, चाहे कल की घटना की बात हो, ये बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका बीजेपी देखिए पहले भी पंजाब में मेन प्लेयर नहीं है, और जिस तरीके का पूरे देश के अंदर प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा, निश्चित तौर पे चरणजीत चन्नी पहले दलित चीफ मिनिस्टर हैं, सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। इससे बीजेपी अपना ही नुकसान कर रही है, कोई फायदा नहीं कर रही है। उनको लगता है कि वो यूपी में इसका लाभ उठाएंगे। मुझे इसका बिल्कुल उल्टा होता दिख रहा है कि अगर वो इस चीज को ज्यादा रेकअप करेंगे तो उनको फायदे की बजाय नुकसान होगा।
और चरणजीत चन्नी, हालांकि उनकी सरकार की, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की खामी है, लेकिन उनको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा क्योंकि पंजाब एक बड़ा भावुक प्रदेश है और उसको इस तरीके से नेम कॉलिंग करना जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं पूरे देश में, उनको इसका बड़ा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पंजाब में तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ना केवल बीजेपी को होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ डूबेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कल की घटना पर, परसों की घटना पर जो रिएक्शन दिया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो फौजी अफसर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, लैप्सेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो ठीक भी होते हैं जी। लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन मनीष तिवारी कर रहे हैं, ये सारे अपने राजनीतिक भविष्य पर परमानेंटली एक वो कर रहे हैं, भविष्य पे सवाल लगा रहे हैं। अदरवाइज पंजाब के लोगों की कहीं कोई खामी इसमें नहीं थी, केवल प्रशासनिक लैप्स था ये, जिसको इतने बड़े तौर पे रेकअप किया है बीजेपी ने पूरे देश के स्तर पे। हर एक प्रदेश में मुझे बताइए बीजेपी के लोग महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं दिन में 12 बजे। महामृत्युंजय यज्ञ खाली पेट होता है, इनको इतनी भी समझ नहीं है। तो सारा देश समझ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। दिस इज पॉलिटिकल गिमिक्स एक्चुअली दे आर प्लेइंग, और ये इनके लिए अच्छा नहीं है राजनीतिक तौर पे। बहरहाल ये पॉलिटिकल गिमिक्स जो आप कह रहे हैं, आप दोनों का आंकलन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कांग्रेस के नेता कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन वाकई में जब जांच एजेंसियां जांच करके रिपोर्ट सामने रखेंगी, लेकिन उसका कितना राजनीतिक असर होगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में भी होने वाले हैं, वाकई देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं देश की बात में। कोरोना से हमें सतर्क रहना है, ओमिक्रॉन को हमें हल्के में नहीं लेना है। WHO ने चेतावनी जारी कर दी है, मास्क जरूर पहने। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देश की बात में अब खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन महज मामूली रूप से बीमार नहीं कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि इस वेरिएंट की वजह से अस्पताल में दाखिले भी बढ़ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। ओमिक्रॉन को हल्के में न लें, इसकी वजह से अस्पताल भी जाना पड़ रहा है और ये कुछ मामलों में जानलेवा भी हो रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को माइल्ड कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस वेरिएंट के बाद अचानक अस्पतालों में दाखिला बढ़ा है। मुश्किल राज्यों की तरफ से सही से डेटा मुहैया करवाने को लेकर आ रही है। इस लहर में दोनों टीके लेने वालों को भी संक्रमण हो रहा है और उन्हें भी जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। इस तीसरी लहर में मामलों की रफ्तार और वैश्विक आंकड़ों का आधार इशारा कर रही है कि अनुमान से कहीं ज्यादा भारत में रोजाना मामले रिपोर्ट होने वाले हैं। तो ना ये हल्का है और ना ही इसे हल्के में लें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो कोरोना की नई लहर में फिर से होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। 6 महीने पहले होटल कारोबार से जुड़े 35 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई थी। हजारों ट्रैवल एजेंट्स सड़कों पर आ गए थे। ट्रैवल एजेंट्स की माने तो जनवरी में 30 से 50% बुकिंग रद्द की गई है। पेश है रिपोर्ट। आज की तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं 6 महीना पहले नोएडा में रेस्टोरेंट के मालिक वरुण खेरा के पास। उन्होंने लाखों रुपए लगाकर पिछले साल 30 जून को अपना रेस्टोरेंट दोबारा शुरू किया था। नए साल पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद थी, लेकिन अब एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा उन्हें सता रहा है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने गृह सचिव को पत्र लिखकर लॉकडाउन न लगाने की मांग की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आह्वान करा है कि आप हमारे को समय इस तरीके से दीजिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, इस तरीके से हो कि हम आराम से लोगों को विदाउट एनी स्केयर आराम से डाइन इन करा सकें। हम सभी के सभी जितने भी सरकार के अंदर लोग हैं जो ऊंचे बैठे हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से निवेदन करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाएं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते। रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय ही नहीं, दिल्ली NCR में मृत्युंजय जैसे ट्रैवल एजेंट और उनकी कंपनी को 25 दिसंबर और 1 जनवरी को अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरों के चलते एक के बाद एक टूर कैंसिल हो रहे हैं।
उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर तो 70% खत्म हो चुके हैं, घरेलू टूरिस्ट भी 30 से 40% अपनी बुकिंग रद्द कर चुका है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो टिकी हुई है, हमारी इंडस्ट्री की जो मैं बात करता हूँ, वो मोस्टली टिकी हुई है हमारी फैमिली क्राउड पे। जनवरी, दिसंबर, मई, जून का सीजन आता है, तो यही सीजन का वेट करते हैं पूरे साल। उस सीजन के टाइम पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस बार का सीजन हमें सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ओमिक्रॉन की इस लहर से 60,000 होटल और 5 लाख रेस्टोरेंट के व्यवसाय पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसी के चलते सरकार भी बहुत ज्यादा सख्ती के पक्ष में नहीं दिख रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नीट पीजी में दाखिले में हो रही देरी से परेशान हजारों डॉक्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत लेकर आया है। उसने दाखिले की इजाजत दे दी है और इस दौरान ओबीसी का 27% कोटा भी रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा भी। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी पर देश भर में डॉक्टर विरोध कर रहे थे। कोविड लहर के बीच डॉक्टरों के विरोध को सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया और बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 2021-22 के लिए नीट पीजी और यूजी में दाखिलों की इजाजत दे दी और कहा कि इस साल ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा रहेगा। ओबीसी के 27% आरक्षण को बरकरार रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना के मानदंड पर अदालत विस्तृत सुनवाई करेगी। मार्च में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि भविष्य में ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड क्या होगा। बहुत बड़ी राहत है। 45,000 डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई करके घर बैठे वो आपके सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत राहत मिलेगी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ आप लोग हर समय खड़े रहे। मीडिया खड़ी थी, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे साथ खड़ा हुआ। इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट का इतना बढ़िया डिसीजन आना, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं सभी का। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं दाखिल हैं। दरअसल केंद्र ने 29 जुलाई 2019 को मेडिकल डेंटल दाखिलों में ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा तय किया। ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना आय 8 लाख रुपए तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपए की सीमा पर सवाल उठाए तो केंद्र सरकार ने काउंसलिंग रोकते हुए पुनर्विचार के लिए कमेटी बना दी। लेकिन कोविड लहर के दौरान डॉक्टर इसके विरोध में आ गए और केंद्र ने अदालत से इस साल मौजूदा आधार पर दाखिलों की इजाजत देने की गुहार लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि कोविड की इस लहर में डॉक्टरों की देश को सख्त जरूरत है, इसलिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय हित में वो चाहता है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू हो। हालांकि ईडब्ल्यूएस को लेकर कानूनी लड़ाई अभी अदालत में जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बुली बाय ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की सोशल मीडिया पर नीलाम करने वाला नीरज बिश्नोई दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। इंजीनियरिंग छात्र नीरज ने तकनीक के इस्तेमाल से अपनी पहचान छुपाकर यह ऐप बनाया और फिर पुलिस से भी बचता रहा। बुली बाय ऐप कांड का मुख्य आरोपी 21 साल का नीरज बिश्नोई दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। हम आपको बताते हैं कि कैसे नीरज बिश्नोई असम के जोरहाट में बैठकर तकनीक की मदद से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा था। ये गिटहब प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर नीरज ने ये ऐप बनाया और इसे लॉन्च किया। गिटहब प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी अपना सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन गिटहब प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले यूजर को अपने ईमेल से इस प्लेटफॉर्म से लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन अगर नीरज अपनी असली आईडी से गिटहब पर लॉगिन करता तो पुलिस उसके आईपी एड्रेस से उसका पता लगा लेती। तो नीरज ने इस्तेमाल किया प्रोटोन ईमेल का। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रोटोन ईमेल पर आईडी बनाने से पहचान जाहिर नहीं होती। उन्होंने ये जो एप्लीकेशन है बड़ा शातिर तरीके से बनाया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख कर कि हम पुलिस की जो जांच है और ये सब जो पुलिस किस तरह से पकड़ेगी, तो इन सब चीज़ों को एक
पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। ये कोई नॉर्मल अगर यहाँ पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी अगर अकाउंट बनाएंगे तो अपने ईमेल आईडी से बनाएंगे, लेकिन नीरज बिश्नोई ने ये जो अकाउंट बनाया ये बनाया है प्रोटोन ईमेल के थ्रू। अब ये प्रोटोन ईमेल क्या होता है? प्रोटोन ईमेल एक सिक्योर ईमेल होता है, सिक्योर ईमेल बोला जाता है इसको, और इसमें आया हुआ हर ईमेल इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि वो कोई भी जांच एजेंसी उसको नहीं निकाल सकती। बिश्नोई ने गिटहब अकाउंट और प्रोटोन ईमेल एड्रेस को प्रोटोन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए बनाया और इसका एक्सेस हासिल किया। बिश्नोई ने इसका वीपीएन लोकेशन जापान और अमेरिका में दिखाया ताकि जांच को भटकाया जा सके और पुलिस को लगे कि इसका यूजर तो भारत में रहता ही नहीं है। इन्होंने प्रोटोन ईमेल पे मेल बनाया और उसी ईमेल को यूज किया गिटहब में, और साथ में इन्होंने एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल दी कि भाई कल को अगर प्रोटोन वाले भी किसी तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस को डिटेल दे दें, फिर उसने यूज किया प्रोटोन वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कि कभी जापान से आपको दिखाएगा, कभी स्विट्जरलैंड से आपको दिखाएगा, कभी आपको रशिया से दिखाएगा, तो वो अपनी जो लोकेशन है वो बार बार बदलता रहता है। पूछताछ में बिश्नोई ने बताया कि उसने सुली डील्स को कॉपी किया था और उसके कोड और ग्राफिक्स को एडिट करके ठीक वैसा ही ऐप बनाने में इस्तेमाल किया। बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि उसने ट्विटर हैंडल @bullyby_ भी बनाया था। इसके अलावा उसने कुछ और फेक हैंडल्स बनाए थे गुमराह करने के लिए। बिश्नोई ने शुरुआती पूछताछ में बताया था कि वो कुछ पत्रकारों के राजनीतिक स्टैंड और रिपोर्ट से बेहद खफा था और उसने ऐसा उन्हें सबक सिखाने के लिए किया। हमें समझना होगा कि अब कोई सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए हजारों या सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं है। अभी एक लड़का 21 साल का वो इंटरनेट के जरिए एक लैपटॉप से इतना बड़ा नफरती कैंपेन चला रहा था मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, वो भी उनके खिलाफ जो कि अपनी एक मजबूत विचारधारा रखती हैं, जो देश में संवैधानिक अधिकार सबको है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेट के साथ जिम्मेदारी भी आती है और इंटरनेट के जरिए इतने बड़े बड़े अपराध भी किए जा सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल बेहद संजीदा तरीके से होना चाहिए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब खबर है उत्तर प्रदेश से। 2019 में बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। स्याना हिंसा का मुख्य आरोपी बुलंदशहर जिला सत्र न्यायालय में अपने समर्थकों के साथ इसने सरेंडर करने पहुंचा था। योगेश राज ने कहा कि उनको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उसको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला सत्र न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचा ये योगेश राज। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में किसानों को चौतरफा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। खाद की कमी के बाद फसल खराब हुई, ओले पड़े हैं, कीमत कम मिल रही है और खरगोन में इस बार कपास में पानी की कमी और बीमारियों के चलते उत्पादन में कमी आई है, तो अदरक उत्पादन अधिक होने से अदरक बाजार में कम दाम मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट। पौधा धनिये का मुश्किल से 1-1.5 फीट का होता है, उसमें 5-5, 6-6 टुकड़े हुए। ये हालत चनों की हो गई। विदिशा के लटेरी तहसील में फसल की हालत खुद बीजेपी के विधायक बता रहे हैं। राजगढ़, गुना के भी कई गांवों में ओला पड़ने से फसल बर्बाद हो गई। सरकार कह रही है नुकसान का आकलन कर रहे हैं। किसानों को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। अतिवृष्टि का आंकलन, ओलावृष्टि के आंकलन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं। इस मौसम में बारिश से गेहूं या दूसरे अनाज को तो उतना नुकसान नहीं होता, खास करके अगर पानी सीधा पौधों पर पड़े तो वो ठीक ही है, लेकिन ओला मुसीबत है। दलहन और तिलहन के लिए जो सब्जियों के पौधे हैं वो भी जमीन में लेट जाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों प्रभावित होता है। दूसरी बात ये, जब ओला पिघलता है तो वो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इससे भी आगे पौधों में कई मौसमी बीमारियां लग जाती हैं।
खरगोन में इस बार कपास बिगड़ी तो किसानों ने अदरक से आस बांधी। अदरक का भाव 15। ठंड में 80 से 100 रुपए किलो बिकने वाले अदरक के लिए किसानों को 15 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसी उपज है कि इसको कोल्ड स्टोरेज या बड़े बड़े गोडाउनों में रखा जाता है, वो किसान सक्षम नहीं है। 80% किसान हमारा लघु एवं सीमांत किसान है, छोटा किसान है, उसके पास में गोडाउन कहाँ है? वो जब बाजार जाए उसको उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। अदरक की आवक इस वक्त ज़्यादा है, इसके कारण भाव कम है। पिछले 2 साल पहले जब भाव उठा के देखेंगे इसका तो 90 रुपये, 100 रुपये, 110 तक अदरक गया, लेकिन इस वक्त दिन पे दिन गिरावट आ रही है अदरक की, और इतनी गिरावट आ गई कि किसान जो है वो अदरक लगाने से अब मना कर रहे हैं कि अब अदरक नहीं लगाएं, क्योंकि जितना का बीज है उतना भी उनको मिल नहीं पा रहा है। जानकार पाकिस्तान बांग्लादेश में निर्यात बंद होने को भी इसकी एक बड़ी वजह बता रहे हैं। यदि ये अपने अन्य अरबी देशों में और अपने पाकिस्तान में यदि सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो इसके रेट में 100% बढ़ोतरी होगी। पिछले वर्ष भी अदरक का भाव कम होने के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष का अदरक जो है रखा हुआ था और इस वर्ष भी उत्पादन हो गया, तो दोनों वर्ष का अधिक उत्पादन होने के कारण मार्केट में मांग कम हो गई और उत्पादन क्षेत्र में ज़्यादा हो गया। ये तस्वीरें झाबुआ से आई। बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर किसान धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि व्यापारी कपास के 1000 रुपए तक कम दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कपास वापस से सफेद सोना बन गया है, 13,000 रुपए तक बिक रहा है। लेकिन अब एक दूसरी हकीकत सामने है। पता नहीं देश के किसान को मौसम, सिस्टम, कीमतें, नकली खाद बीज और गलत खबरों के अलावा और किस किस बात से लड़ना होगा। विदिशा से नावेद, खरगोन से आसिफ और झाबुआ से सचिन के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हेयर कट के दौरान एक महिला के सिर पर थूकने के आरोप में एफआईआर हो गई है। मुजफ्फरनगर में हेयर स्टाइलिंग की वर्कशॉप में जावेद हबीब ने हेयर स्टाइलिंग प्रोफेशनल्स को टिप्स देते हुए कहा कि अगर पानी ना हो तो थूक कर भी काम चलाया जा सकता है। जावेद हबीब ने अब इस पर माफी मांगी है और कहा है कि लंबे सेमिनार को मजाकिया बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, जावेद हबीब की इस हरकत पे ये महिला नाराज हैं। उन्हें उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उन पे मुकदमा कर दिया है। कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ आईपीसी की दफा 355, 504, आपदा प्रबंधन अधिनियम की दफा 3 और महामारी अधिनियम की दफा 56 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जावेद हबीब जो कि एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं, उनका एक वीडियो था जिसमें वो महिला पे थूक रहे हैं, इस तरह का कोई वीडियो था। इसका हमने संज्ञान लिया था, और कल जो है जो ये महिला है, इन्होंने कल एक तहरीर दी थी मंसूरपुर थाने में। उस तहरीर के आधार पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जावेद हबीब बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने बताया था कि वो पहले बालों के चौकीदार थे, अब देश के चौकीदार हैं। अभी तक मैं था इस कंट्री का बालों का चौकीदार, आज मैं बनने वाला हूँ इस कंट्री का चौकीदार। लेकिन इससे अनजान कुछ बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन कर थाने में तहरीर भी दी। जब इस तरह का वर्ल्ड फेमस व्यक्ति इस तरह की स्थिति करेगा तो जितने देश के अंदर हेयर सैलून है, जितने ब्यूटी पार्लर है, उन पे भी इस चीज का फर्क पड़ेगा। इस तरह की हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से मिलकर तहरीर दी है और उस पर मुकदमा दर्ज करवा लिया। मामला बढ़ने पे जावेद हबीब ने एक माफीनामा जारी किया है। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा उसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं।
अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। सेलिब्रिटीज के अपने अपने तरीके होते हैं। हालांकि किसी बोझिल सेमिनार या वर्कशॉप को हल्का फुल्का या मजाकिया बनाने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। थूकना किस मजाक का हिस्सा है, ये शायद जावेद हबीब ही समझते होंगे। मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।